दरवाजे की घंटी बजती है। शारदा जी डोरबेल बजती सुनकर दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि सामने उनका बेटा वैभव खड़ा है। वैभव गुस्से से अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। शारदा जी अपने बेटे वैभव से पूछती है, क्या हुआ वैभव, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वैभव अपनी माँ के हाथ में फाइल थमाकर गुस्से से कहता है, हद हो गई, इस उम्र में यही सब करना बाकी रह गया था। शर्म नाम की कोई चीज बची है या नहीं? अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत खराब कर दी। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा उमड़ रहा था। गुस्से का कारण यह था कि उसके माँ बाप के घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, लेकिन ज्योति की समझ में यह नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। पर अपने पति के गुस्से के सामने वह कुछ न बोल सकी। दरअसल वैभव और ज्योति दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में काम करते करते दोनों की दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। तब उन्होंने अपने अपने परिवार वालों से बात की। उनके घर वालों ने भी शादी के लिए रजामंदी दे दी और उनकी शादी भी धूमधाम से करवा दी। वैभव और ज्योति की शादी को लगभग 2 महीने ही हुए थे। ज्योति के ससुराल में उसकी सास, ससुर और उसकी ननंद और पति थे। उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई कि उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। ज्योति चुपचाप वैभव की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, इस सब से उसकी समाज में इज्जत क्यों खत्म हो गई? ज्योति का पति वैभव अभी मात्र 22 वर्ष का है। उससे छोटी एक ननद है। माना कि ज्योति के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। ज्योति अब तक यह समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। ज्योति अपनी सास के साथ थी। उसे अपनी सास से पूरी सहानुभूति थी। वह उनसे बहुत प्यार करती थी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब से वह इस घर में ब्याह कर आई थी, उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा हुआ था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। ज्योति भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को ज्योति के ससुर प्यारे लाल जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया, तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। प्यारे लाल जी सरकारी विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। प्यारे लाल जी थोड़ा व्यवहारिक बुद्धि के व्यक्ति हैं। जब भी वे अपने बच्चों को बुलाते थे तो वे डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वे थोड़ा डांट डपट कर बात करते थे, लेकिन वे दिल के बेहद नर्म हैं। वे एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। ज्योति के आने के बाद उनका उनके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वे हमेशा उसे अपनी बेटी कहकर बुलाते थे। आज लाला जी के बुलाने पर भी वैभव और ज्योति दोनों में से कोई नहीं आया तो ज्योति खुद को दोषी महसूस कर रही थी। आम दिनों में तो ज्योति अपनी सासू माँ के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और वैभव के ऑफिस से लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाते थे और बातें करते थे, लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब ज्योति अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए जी, पिताजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? ज्योति की बात सुनकर वैभव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वैभव तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ज्योति हैरान थी कि यदि वह वैभव की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नहीं थी, इसलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और ज्योति के ससुर प्यारे लाल जी की आवाज आई, बेटा वैभव। परंतु वैभव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मोबाइल में व्यस्त था। ज्योति ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा तो प्यारे लाल जी बोले, नहीं, अभी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वह चले गए।
ज्योति को छोड़कर बाकी सभी ने वैभव को कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। हॉल में प्यारे लाल जी अपनी पत्नी के साथ सर झुकाए बैठे हुए थे। सामने ज्योति की ननद बैठी थी और ज्योति उनके पास ही जाकर खड़ी हो गई। उसने सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। एक ही दिन में उसका सुंदर चेहरा मुरझा गया था, आंखों के नीचे घेरे पड़ गए थे, शायद बहुत रोई थी। आज वह पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर ज्योति को भी रोना आ रहा था। तभी एकाएक वैभव अपने कमरे से बाहर निकलता है और कठोर स्वर में कहने लगा, क्या कहना था आपको? जल्दी कहिए, मुझे काम है। वैभव ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। प्यारे लाल जी ने कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। वैभव गुस्से में बोला, जी हाँ, जानते तो हैं। तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी? आपने कुछ कहने लायक छोड़ा भी कहाँ है? वैभव के कठोर शब्द सुनकर शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ज्योति ने झट से उन्हें अपने गले लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु वैभव अनवरत ही बोलता चला गया। यह सब कारनामे करने के बाद अब आप लोग हॉल में हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रही हैं। पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से और कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जिंदगी जीऊँगा और आप अपने तरीके से। ज्योति क्या करना चाहती है वो खुद जाने। प्यारे लाल जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उधर शारदा जी की आंखों के आंसू की धारा रुक ही नहीं रही थी। तभी प्यारे लाल जी बोले, मतलब यह है कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? वैभव बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब और रिश्ता नहीं रखना चाहता, न ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी प्यारे लाल जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। बाबूजी, इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप बहुत जगहसाई करवा चुके हैं। यह कहकर वैभव अपने कमरे में वापस चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोधग्रस्त होते जा रहे थे। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। वैभव और रूपाली दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल वे अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देखते। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था तो वह केवल उनकी बहू ज्योति थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। उनके साथ हालचाल बांटती, अपनी सासू माँ के बालों में तेल लगा देती, परंतु ज्योति ने महसूस किया कि उसकी सासू माँ अब पहले जैसी चुस्त नहीं रही थी। ज्योति और प्यारे लाल जी जितना हो सके शारदा जी को खुश रखने की कोशिश करते, परंतु ज्यादा सफल नहीं हो पाते। वैभव को यह कतई पसंद नहीं था कि ज्योति उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसलिए उसके लिए वह चाहकर भी अपनी सासू माँ के पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक शारदा जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उल्टी होने के कारण शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह चल फिर भी नहीं सकती थी। प्यारे लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वे बिना थके उनकी सेवा में लगे रहते। कभी तो अपनी पत्नी के पैर दबाते, कभी उन्हें अपने हाथ से खिलाते। उल्टी भी हो जाती तो भी साफ कर देते थे। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर ज्योति आश्चर्यचकित सी रह जाती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद वैभव और उसकी बहन रूपाली का दिल बिल्कुल न पसीजा। एक दिन ज्योति के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। ज्योति ने बड़ी हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो माँ? आपको मालूम भी है अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? ज्योति, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अब तुम अपनी सासू माँ की सेवा करोगी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, और उनके बाद उनका बच्चा भी पालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, उनके भविष्य के बारे में भी तो कुछ सोचो। परंतु माँ,
तुमने ही तो हमेशा मुझे समझाया है कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सासू माँ को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर ज्योति ने माँ की कोई और बात सुने बिना ही फोन काट दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने ज्योति को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी ज्योति ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना आपने आंटी जी, इस उम्र में यह सब कारनामे। कहते हुए आंटी जी हंसने लगी तो ज्योति ने उनकी ओर देखते और मुस्कुराते हुए कहा, एक बात तो बताइए आंटी जी, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी ही भाग्यशाली है। ऐसा कहते हुए ज्योति जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक और औरत ने भी कहा, यह दिन देखने ही बाकी रह गए थे। ज्योति जवाब न देते हुए ज्योति ने घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी तो ज्योति ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म आलू के पकौड़े सबको अच्छे लगेंगे, खास तौर पर उसकी सासू माँ को, और उसके पति वैभव के वह फेवरेट थे। आज ज्योति ठान चुकी थी कि वह परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज वैभव और रूपाली को भी सख्ती दिखाकर उन्हें उनके माता पिता के पास बैठाएगी। अब यह सब सोचकर थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई ही थी कि अचानक प्यारे लाल जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना, लगता है मुझे तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते ही ज्योति डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी और देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बेसुध दर्द से कर्रा रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वह पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे ज्योति के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। उसने दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ हो रही है सासू माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अभी आपको अस्पताल लेकर जाते हैं। आप बस भगवान को याद करो। बेटा अभी के अभी वैभव को फोन करो, वह ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा, प्यारे लाल जी ने ज्योति से कहा। तो ज्योति ने तुरंत मोबाइल उठाकर वैभव को फोन लगाया। बेल जाती रही परंतु वैभव ने फोन नहीं उठाया। न जाने कितनी बार उसने फोन लगाया लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर ज्योति ने रूपाली के कमरे का दरवाजा खटखटाया। ज्योति रूपाली से कहती है कि माँ की हालत खराब है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये बात सुनकर रूपाली बहुत डर गई और रूपाली ने पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु ज्योति हड़बड़ाहट में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई, तुम्हारे भैया को फोन किया पर वो उठा नहीं रहे। यह सुनते ही रूपाली अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और रूपाली को देखते ही बोले, वैभव ने क्या कहा बिटिया, क्या वह आ रहा है? नहीं पिताजी, वो फोन नहीं उठा रहे। तभी प्यारे लाल जी बिना कुछ कहे जल्दी से कुर्ता पहनकर बाहर निकल गए। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? ज्योति ने पूछा तो वह बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ, तुम यही अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी बाहर तो तेज बारिश हो रही है। पर बेटी मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछी और तेजी से बाहर निकल गए। इधर ज्योति और रूपाली माँ का ख्याल रखने लगे। ज्योति ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से कांप रही थी। तभी पास में बैठी रूपाली रोने लगी। ज्योति ने उनके सिर पर प्यार से हाथ रखा तो उसने उसे तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, परंतु आज मुझे उनकी यह हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी, क्या वह हमें माफ कर देंगी? बताओ ना, वह पहले की तरह स्वस्थ तो हो जाएंगी ना? तभी ज्योति बोली, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वह माँ को जल्दी स्वस्थ कर दें। इस समय शारदा जी ने रूपाली को अपने पास बुलाया। ज्योति एक छोटे बच्चे की तरह उनके पास अपना सिर रखकर रोने लगी। शारदा जी ने इस हालत में भी उनके सिर पर हाथ थपथपाया।
इधर ज्योति अपने पति को फिर से फोन करने लगी, परंतु फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी ज्योति को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फोन किया। माँ, भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत खराब है। आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दीजिए। सासू माँ को अस्पताल लेकर जाना है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई और फिर कहने लगी, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह ही अपनी कार से शहर के बाहर गया है। ज्योति की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। वह तुरंत अपनी सासू माँ के पास दौड़ी। तभी रूपाली बोली, भाभी, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। प्यारे लाल जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या वैभव वापस आ गया है? यह सुनते ही ज्योति ने अपना सर झुका लिया। नहीं पिताजी, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तभी बाबूजी बोले, बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ। तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर आ जाओ। सब लोग जैसे तैसे शारदा जी को ऑटो तक लेकर गए। प्यारे लाल जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठ गए थे और वे तीनों ऑटो में पीछे बैठ गए। प्यारे लाल जी बार बार मुड़कर शारदा जी की ओर देखे जा रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी। न जाने उन्हें छोटा सा रास्ता भी इतना लंबा क्यों लग रहा था। करीब आधे घंटे के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती करवा दिया गया। ज्योति ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी शारदा जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर प्यारे लाल जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठे ही रह गए। तभी ज्योति ने संभालते हुए कहा, पिताजी, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही लाल जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है कि हम चुका नहीं सकते। तभी ज्योति बोली, बाबूजी, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर रही हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर प्यारे लाल जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। वैभव को फिर से फोन लगाने की कोशिश की, परंतु उसका फोन अभी तक स्विच ऑफ ही आ रहा था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। ज्योति और रूपाली दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा किया। लेकिन तभी प्यारे लाल जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, और मेरी पत्नी, वह कैसी है? ये बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। प्यारे लाल जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। प्यारे लाल जी का तो जैसे काटो तो खून नहीं, कांपते पैरों से कुर्सी पर धम से आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर ज्योति उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। ज्योति ने बच्चे को तुरंत अपनी गोद में ले लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने ज्योति के दुपट्टे को कस के पकड़ लिया। ज्योति उसे देखकर मुस्कुराने लगी और रूपाली से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी रूपाली ने कहा, पहले पापा को दिखाओ। प्यारे लाल जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर से गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर ज्योति और रूपाली भी खुद को रोने से रोक न पाए। लेकिन बच्चा अपने पिता की गोद में आकर चैन की नींद सो गया। शाम के वक्त जब वैभव घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को न पाकर उसका दिल अनजाने से डर से कांप उठा। फोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखा, हैरान रह गया कि ज्योति की 20 मिस कॉल्स थी। जैसे ही फोन लगाकर पूछने लगा तभी उसके पिता प्यारे लाल जी का फोन आ गया। वैभव, जो अभी तक बाबूजी से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप सब? माँ तो ठीक है ना? बेटा, हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। तुम उन रिपोर्ट्स को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। वैभव ने जल्दबाजी में माँ पिता की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला।
लेकिन लॉकर में बहुत से कागज पड़े हुए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था। लड़खड़ाहट में माँ की रिपोर्ट्स ढूंढते ढूंढते सारे कागज जमीन पर बिखर गए। तभी वैभव की नजर एक कागज पर पड़ी, जो शायद उसकी माँ की डायरी का एक पन्ना था। वैभव ने उत्सुकतावश उस कागज को उठाया। उस पर जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर वैभव की तो जैसे जान ही निकल गई। पन्ने पर लिखा था, कमला हमारे घर के सदस्य की तरह थी। न जाने उसकी किस्मत में ही इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे। कुछ महीने पहले पति की भी मृत्यु हो गई थी और आज वह खुद भी ब्रेन कैंसर की बीमारी से जंग लड़ रही थी और हार गई। लेकिन जाने से पहले 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसके वह आखिरी शब्द, मालकिन आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आज बस एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। मैं अपने बेटे वैभव को आपके हवाले किए जा रही हूँ। इसका ख्याल रखना, भगवान आपका भला करे। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे। उसे यह पता तक नहीं लगने देंगे कि हम उसके माता पिता नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर वैभव पसीने से तरबतर हो गया और धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल वो दोनों तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक होने नहीं दिया था मुझे। यह सोच सोच कर वैभव की जैसे जान ही निकली जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ। खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी हुई थी। प्यारे लाल जी बुखलाए हुए वैभव की तरफ दौड़ते हुए आए और उसके गले लगकर रोने लगे। उसने बाबूजी के आंसू पोंछे। उसी समय वैभव ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है। उसका दिल घबराने लगा और कांपती हुई आवाज में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? मेरी माँ की हालत तो ठीक है ना? नर्स कहने लगी, देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें खून चढ़ाने के लिए तुरंत AB पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो गया है। इस समय वैभव बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतजाम कीजिए। जब वैभव ब्लड डोनेट करके कैबिन से बाहर आया तो ज्योति के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी ज्योति ने कहा, क्या इसे आप उठाएंगे नहीं? वैभव ने नन्हे से नवजात को अपने हाथों में उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें शारदा जी से मिलने की इजाज़त मिली तो ज्योति और वैभव माँ से मिलने के लिए अंदर गए। नन्हा वैभव के हाथों में था। वैभव को देखते ही शारदा जी के चेहरे पर मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए। लेकिन वैभव अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और आत्मग्लानि भरे स्वर में बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। शारदा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ़ लड़के, रो मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से वैभव और ज्योति को अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर नन्हे को चूमा और वैभव से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन यह मासूम तुम्हारा अपना ही है। इसको कभी अपने से अलग मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बात सुनकर ज्योति का सीना कांप उठा। ज्योति, माँ यह क्या कह रही हैं? वह हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? माँ, इस बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए। अब यह आपका नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी, समझिए आप। उधर बाहर कुर्सी पर बैठे प्यारे लाल जी स्वयं को दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। ज्योति उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी वैभव पागलों की तरह कैबिन से दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। प्यारे लाल जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ ही पलों में वह एक डॉक्टर के साथ लौटा। सभी उसके पीछे पीछे गए। डॉक्टर साहब ने शारदा जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि शारदा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। वैभव अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया और अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा। वैभव रो रहा था और चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो माँ,
मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। कितनी अजीब बात है ना, जब कोई हमसे बेइंतहा प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब वही शख्स चला जाता है तब हम अपने प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में शारदा जी मौत से जरूर हार गई, लेकिन उनका प्यार जीत गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।